हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 14 जनवरी करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स आते हैं गाइस, इनको आप डेली बेसिस पर कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आने वाले कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। और साथ में आप चाहें तो इनके नोट्स बनाने के बजाय आप इन डायरेक्ट इनकी जो पीडीएफ्स है उसको भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और आरओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का पेड ग्रुप चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है मोना लोआ से। तो मोना लोआ जो है ज्योग्राफी से न्यूज़ है, हवाई का बिगेस्ट वोल्केनो है और लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो हो दुनिया का। अभी ये कुछ टाइम पहले फटा था, तो इसके बारे में क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है, चर्चा में आ गया है, तो इससे सवाल बनना लाजमी है। आगे आने वाले चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी इससे एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है। तो बात ये आती है कि मोना लोआ कहाँ पे है। तो मोना लोआ इज़ वन ऑफ 5 वोल्केनोज दैट टुगेदर मेक अप द बिग आइलैंड ऑफ हवाई। तो 5 वोल्केनो मिलके हवाई का जो बहुत बड़े आइलैंड्स हैं उसको बनाते हैं, जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाईयन आर्कीपेलागो का। तो आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो का मतलब होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। जैसे लक्षद्वीप अपना में एक आर्कीपेलागो है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स भारत में एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो का मतलब होता है जहाँ पे ऐसे करके छोटे छोटे द्वीप होंगे बहुत सारे, ऐसे करके ये आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, और पूरा जो समूह हुआ इन आइलैंड्स का, इनको हम बोलते हैं आर्कीपेलागो। तो इट इज़ नॉट द टॉलेस्ट, यानी कि जो मोना लोआ है जिससे टॉलेस्ट नहीं है, ऊंचा नहीं है। जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा है मोना की। अब ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए कि मोना लोआ जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। जी हम ये मोना लोआ की खासियत है। और सबसे ऊंचा अगर देखें तो सबसे ऊंचा कौन है? वो मोना की है। बट इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ द आइलैंड्स लैंड मास। लेकिन ये जो मोना लोआ है ये सबसे बड़ा है, और पूरे आइलैंड का जो आधा हिस्सा है वो मोना लोआ से ही बना है। इट सिट्स इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ किलावी वोल्केनो। अब जो किलावी वोल्केनो है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हवाई का जो द्वीप है ये पैसिफिक प्लेट के बीचों बीच पड़ता है। अब यहाँ पर अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है, अभी रिसर्चर्स जो हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे जो रिसर्च कर रहे हैं वो इसको तरीके से बता नहीं पाए हैं कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। विच इज़ करेंटली इरप्टिंग फ्रॉम इट्स समिट क्रेटर। क्यूलावी इज़ वेल नोन फॉर अ 2018 इरप्शन। 2018 में क्यूलावी से बहुत ज़्यादा इरप्शन हुआ था, जिसने 700 घर तबाह कर दिए थे। पूरी जो लावा की नदियाँ थी वो वहाँ पे बही थी इनटू द ओशन। मोना लोआ लास्ट इरप्टेड 38 ईयर्स अगो। और जो मोना लोआ है ये करीब करीब 38 साल पहले फटा था। तो अब बात ये आती है कि क्या मोना लोआ उसी तरह से इरप्ट हो सकता है जैसे कि किलावी जो है वो इरप्ट हुआ था 2018 में। तो मोना लोआज इरप्शंस डिफर फ्रॉम किलावीज इन पार्ट बिकॉज इट इज़ टॉलर। अब बात यह है कि मोना लोआ जो है थोड़ा सा और ऊंचा है एज कंपेरिजन टू किलावी से। तो मोना की सबसे ऊपर है, फिर मोना लोआ है, उसके नीचे किलावी है। इट्स ग्रेटर हाइट गिव्स इट्स स्टीपर स्लोप्स। अब जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते रहेंगे तो वैसे वैसे जो स्लोप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ये जो स्लोप्स हैं ये स्टीपर हो जाएंगे, ज़्यादा खड़े स्लोप्स हो जाएंगे। विच अलाउ लावा टू रश डाउन इट्स हिल साइड्स फास्टर देन किलावी। तो इसके वजह से जो लावा है वो बहुत नीचे तेजी से बहेगा एज कंपेरिजन टू किलावी के मुकाबले। इट्स इनॉर्मस साइज मे अलाउ इट टू स्टोर मोर मैग्मा। इसका साइज ही बड़ा है मोना लोआ का, तो इसमें जो मैग्मा का जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होती है। लीडिंग टू लार्जर लावा फ्लोज व्हेन एन इरप्शन अकर। तो इसकी वजह से इरप्शन जब भी होता है तो इसकी वजह से लावा का जो फ्लो है वो और भी ज़्यादा विशाल होता है।
हवाई वोल्केनोज आर कॉल्ड शील्ड वोल्केनोज। अब देखिए इनको शील्ड वोल्केनो कहा जाता है। शील्ड वोल्केनो का मतलब क्या होता है? तो हवाई के वोल्केनोज को शील्ड वोल्केनोज कहा जाता है। शील्ड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो एक वॉरियर होता है, एक जो युद्ध में लड़ने जाता है, उसके एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में एक शील्ड होती है, ढाल होती है। तो उसी ढाल के शेप का एक वोल्केनो है ये, यानी कि बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। क्योंकि बार बार जब लावा इस पे फ्लो होता है, हज़ारों सालों में, 100 of thousands of years, यानी कि लाखों सालों में जब इस पे लावा फ्लो हुआ है, तो इसकी वजह से एक ऐसी, जैसे वॉरियर की शील्ड होती है, एक जो योद्धा होता है उसकी जो शील्ड होती है, उसकी शेप में एक ये वोल्केनो बन जाता है। तो शील्ड वोल्केनोज आर ऑल्सो फाउंड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में भी शील्ड वोल्केनोज मिलते हैं, इदाहो में भी मिलते हैं, एज वेल एज आइसलैंड, आइसलैंड के अंदर भी मिलते हैं, और जो गैलापागोस आइलैंड है इक्वाडोर का, वहाँ पर भी ये जो आपको शील्ड वोल्केनोज है वो मिलते हैं। तो अलास्का का जो रेंगल और सेंट एलियास नेशनल पार्क है, उसके अंदर भी 8 शील्ड वोल्केनोज हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे माउंट रेंगल भी है। तो वोल्केनोज जैसे कि माउंट सेंट हेलेंस आर कॉल्ड कंपोजिट और स्ट्रेटो वोल्केनो। उनको, जैसे एक वोल्केनो है सेंट हेलेन, इसको कंपोजिट वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो कहा जाता है। इसका क्या मतलब है स्ट्रेटो वोल्केनो का? स्ट्रेटो का मतलब होता है जैसे एक स्ट्रेटा है, एक लेयर है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर। तो इसमें ऐसे होता है, आप इसको कुछ कुछ इस तरह से समझिए, जब एक वोल्केनो फटता है तो उसके अंदर से कभी तो लावा निकलता है और कभी एक चीज़ निकलती है, उसको बोला जाता है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर होते हैं ये बहुत गर्म पत्थर होते हैं, जो, क्योंकि जब वो चट्टान तोड़ के निकलता है अंदर से, मैग्मा जब चट्टान तोड़ के निकलता है, तो पत्थर जो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो हैं, वो छोटे छोटे का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो पूरे आसमान में फैलते हैं। और उसके बाद फिर वो नीचे जब गिरेंगे, तो अगर ये वोल्केनो का पीक है, अगर मान लेते हैं ये वोल्केनो है, इसको थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं, साफ साफ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर इस तरह से वोल्केनो है, ये वोल्केनो का क्रेटर है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक लेयर ऐसी होगी जो लावा की होगी, फिर दूसरी लेयर यहाँ पे पता चले कि इसके ऊपर पायरोक्लास्ट गिर गए, ये ऐसे करके पायरोक्लास्ट आ गए। ठीक है, अब ये जो पायरोक्लास्ट आ गए हैं, इसके ऊपर वापस से फिर इससे लावा निकलेगा। जब लावा निकलेगा तो यहाँ पे लावा की लेयर आ जाएगी, फिर पायरोक्लास्ट की लेयर आ जाएगी। तो इस तरह से करके धीरे धीरे ये लावा, ये जो माउंटेन है, माउंटेन कैसे बना है, आप ऐसे मान के चलिए कि अगर पहले ये ज़मीन हुआ करती थी तो यहाँ से पहले ये ऐसा निकला होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पहले लावा गिरता रहा तो ऐसे लावा फैल गया, फिर पायरोक्लास्ट निकले तो ऐसे पायरोक्लास्ट हो गए, फिर लावा निकला और लावा निकल गया, फिर यहाँ पे फिर पायरोक्लास्ट हो गए, फिर लावा निकला, और ऐसे करते करते आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे क्या होता चल जाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर तक चलता चल जाएगा, और यहाँ से कुछ इस तरह से इसमें क्या बन जाएगी, ये वोल्केनो का पहाड़ बन जाएगा। जैसे माउंट फुजियामा है, अगर आप देखेंगे जापान में, टोक्यो में माउंट फ्यूजियामा, वो भी कुछ इस तरह से ही एक कंपोजिट वोल्केनो या स्ट्रेटो वोल्केनो है। इनका स्ट्रीप और जो कॉनिकल स्लोप्स है आर बिल्ट बाय द इरप्शन ऑफ विस्कस लावा फ्लो। देखिए एक बार तो लावा फ्लो हो रहा है और रॉक गिर रही हैं, ऐश है, गैस है। जापान का माउंट फ्यूजी जो मैं अभी आप बोल रहा था, वही अपने आप में कंपोजिट वोल्केनो का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है पर्स सीन कम विद अ डिवाइसिव कैच। अब ये देखिए पर्स सीन क्या है, पर्स सीन एक तकनीक है जिससे कि मछली को पकड़ने का काम करा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पर्स सीन तकनीक से आप क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जो मछलियां हैं उनको आप एक बार में ही पकड़ लेते हैं। तो पर्स सीन फिशिंग, जो कि भारत के वेस्टर्न कोस्ट में, यानी कि केरला हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, वहाँ के कोस्ट पे बहुत ज़्यादा फेमस है, यूजेज अ लार्ज वर्टिकल नेट टू सराउंड डेंस शोल्स ऑफ पेलागिक या मिड वाटर फिश इन द ओपन ओशन। तो एक खुले महासागर के बीच में जहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ मिलती होंगी, तो वहाँ पर उसको डाल दिया जाता है, और फिर एक उसको इस तरह से बंद किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लेडीज़ के पास कुछ ऐसा पर्स होता है, या गर्ल्स कुछ ऐसा पर्स रखती हैं, जहाँ पर एक रस्सी या डोरी आप खींचेंगे तो पर्स का ऊपर से जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है ना। अगर मान लेते हैं इस तरह से ये पर्स है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे कुछ डोरी सी लगी होगी, और ये डोरी बाहर की तरफ होती है, अगर आप इसको खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और ये बंद होके फिर ये कुछ ऐसा ऐसा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो गया और आपने यहाँ से डोरी जो थी इसकी खींच दी। तो ये पर्स सीन इस तरह से काम करता है। एंड देन ड्रॉज इज इन द एजेस लाइक टाइटनिंग द कॉर्ड्स ऑफ अ ड्रॉ स्ट्रिंग पर्स, कि आपने उसकी तार खींच दिए, धागा खींच दिया उसका पर्स का, जिससे कि ऊपर से उसका जो मुंह था पर्स का वो बंद हो गया। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। कुछ राज्यों में इट इज़ लिंक्ड टू कंसर्न्स अबाउट द डिक्रीजिंग स्टॉक ऑफ स्मॉल पेलेगिक शोलिंग फिश, जैसे कि सार्डीन है, मैकरल है, एंकोवीज है और ट्रिवाली है।
अब कुछ राज्य ऐसा कह रहे हैं कि ये उनका कहना है कि इस तरीके की फिशिंग की वजह से कुछ मछलियों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया है, मछलियाँ प्रजनन नहीं कर पा रही हैं और उसके वजह से उनकी जो क्वांटिटी है समुद्र में वो कम होती जा रही है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये आर्ग्यू किया है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जैसे कि एल नीनो का जो इवेंट होता है उसके वजह से भी ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि फ़िश की मात्रा में पिछले 10 सालों में डिक्लाइन आया है। जबकि फिशरमैन का जो कि ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे थे उनका कहना ये है कि ये जो पर्स सीन फिशिंग है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि पर्स सीन फिशिंग के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि पर्स सीन फिशिंग में एक जो बड़े लोग होंगे वो तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेते हैं, और जो छोटे मध्यम जो लोग होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो इतनी जो मछलियाँ हैं वो पकड़ ही नहीं पाते हैं। They have also demanded that as the center has supported the lifting of the ban, it published the expert committee report it has based its stance on. नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन गेट्स 20,000 कॉल्स इन 2 months। तो एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, उसमें 2 महीने के अंदर 20,000 कॉल्स आ गई हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न में हुआ करता था, वेस्ट के अंदर हुआ करता था, पश्चिम सभ्यता के अंदर हुआ करता था, अगर हम देखें तो भारत के अंदर अभी भी साइकाइट्रिस्ट की, है ना, और जो साइकोपैथ होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। मतलब हम लोग अभी भी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, भारत में जो लोग हैं हम थोड़े से रिलीजियस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो हम कुछ भी अगर गलत होता है तो हम उसके बारे में ज़्यादा डीपली सोचते नहीं हैं और हम कह देते हैं कि भगवान की यही इच्छा थी, अल्लाह की यही इच्छा थी, वाहिगुरु की यही इच्छा थी, हम उनके ऊपर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इंसान किसी भी जो उसके साथ कुछ बुरा होता है उसको सोच कर ज़्यादा दुखी नहीं होता है, वो चीज़ों को भगवान पे डालकर या किसी भी दूसरे पर्सन पे डाल के उसको ऐसा कह देगा कि ये तो उसकी इच्छा थी तो इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे जो नई पीढ़ी के जो लोग आ रहे हैं या पुरानी पीढ़ी के भी लोग हैं, अगर किसी का मन इन चीज़ों से हट रहा है तो वो उसकी चीज़ों में बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब उस चीज़ों में ज़्यादा सोचा जा रहा है तो वहीं पे आपको जो मेंटल डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ऐसी-ऐसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं। इसलिए जो मेंटल हेल्पलाइन है उसकी भी ज़रूरत पड़ रही है सोसाइटी के अंदर। तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस और नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, जिसको मानस कहा जा रहा है, एक टोल फ्री नंबर है 14416 दैट वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 10 ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। केंद्र सरकार के द्वारा अक्टूबर 10 को इसको रिलीज़ किया गया था। उसमें 20,000 से ज़्यादा कॉल्स आ गई हैं, रिपोर्टेड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। तो IIIT बैंगलोर के द्वारा इसको बताया गया है। वाइल जैसे कि स्ट्रेस है, स्लीप डिसऑर्डर है कि नींद में दिक्कत है कि नींद ही नहीं आती है, एंग्जाइटी है, हैव बीन द मेन इश्यूज फॉर विच हेल्प इज़ बीइंग सॉट। हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स हैव बीन रिसीव फ्रॉम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा कॉल्स यहाँ पे रिसीव हुई हैं। कर्नाटका सरकार ने एक ई मानस सर्विस इसमें लॉन्च करी है, जो कोविड-19 की जब पहली वेव आई थी तब इसको लॉन्च किया गया था। टेली मानस अंडर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम now has 24 states and UTs on board and provides basic support and counseling along with emergency psychiatric facilities. While the National Institute of Mental Health and Neurosciences यानी कि जो निमहंस है was appointed as the nodal center for the helpline, IIIT Bangalore has been providing technical support for it। तो IIIT Bangalore जो है वो टेक्निकल सपोर्ट इस चीज़ में दे रहा है, निमहंस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु, जैसे कि मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के, तेलंगाना के लोग हैं, ये भी सबसे ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं इस हेल्पलाइन पे, जिनको कि मेंटल सर्विसेज की ज़रूरत है, हेल्थ मतलब आप कह सकते हैं कि आप इनको हेल्प की ज़रूरत है। निमहंस इज़ ऑल्सो कंडक्टिंग ट्रेनिंग फॉर काउंसलर्स एंड प्लान्स टू एडवर्टाइज द हेल्पलाइन। तो निमहंस जो है इसमें बढ़ चढ़कर एक अग्रिम भूमिका इसमें निभा रहा है। फिर नेक्स्ट आएगा GS2 से न्यूज़ आ रही है। सरकार का कहना यह है कि 81 करोड़ लोगों को वो फ्री फूड ग्रेन्स देंगे 1 साल के लिए। तो यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि, जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि वो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे 81 करोड़ बेनिफिशियरीज़ को, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत कवर होते हैं। जो बेनिफिशियरी फैमिलीज़ होंगी विच यूज़ टू पे ₹1 फॉर कोर सीरियल्स, तो ₹1 वो मोटे अनाज के लिए देंगे, ₹2 गेहूँ के लिए देंगे, ₹3 चावल के लिए देंगे प्रति किलो। उनको 35 किलो फूड ग्रेन मिलेंगे 1 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड अदर्स विल गेट 5 किलोग्राम फ्री ईच मंथ टिल दिसंबर 2023। और सेंटर ने इसके लिए कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का बजट इस चीज़ के लिए जाएगा 1 साल के लिए, 81 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिलाने के लिए, यानी कि टैक्स पेयर का पैसा है ये। तो उत्तराखंड कन्वर्जन लॉ गेट्स गवर्नर नोट।
तो उत्तराखंड में कन्वर्जन लॉ के ऊपर एक कानून लाया गया था उत्तराखंड की विधानसभा में, तो उसको गवर्नर की स्वीकृति मिल गई है, श्री गुरमीत सिंह जी की स्वीकृति मिल गई है। तो उत्तराखंड गवर्नर हैज़ गिवन हिज नोड टू द स्टेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नमेंट ने इसको फ्राइडे में कहा था। स्टेट विल नाउ इशू अ फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ द अमेंडेड बिल आफ्टर विच फोर्स्ड कन्वर्जन विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ क्राइम। अब तक उत्तराखंड के अंदर जो फोर्स्ड कन्वर्जन था, जबरन अगर आप धर्म परिवर्तन करते थे तो उसमें उसको क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था, लेकिन अब ये क्राइम की कैटेगरी में रखा जाएगा और इस पर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगेगा और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल चार्ज के अकॉर्डिंग आपके ऊपर आईपीसी और सीआरपीसी की धारा के तहत काम चलेगा। एज पर द अमेंडेड बिल, कन्वर्जन बाय फोर्स यानी कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट करवाते हैं, लालच दे के करवाते हैं या कोई भी फ्रॉडरी करते हैं, ये क्राइम होगा। इसमें आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। 50,000 रुपये तक का पहले हुआ करता था, 50,000 रुपये का जो फाइन है वो कंपलसरी कर दिया गया है। और किसी को भी पाया जाता है कि गिल्टी है वो कन्वर्जन का, तो उसको 5 लाख रुपए विक्टिम को देने पड़ेंगे, ये भी इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है कि भारत बायोटेक की जो नेसल कोविड वैक्सीन है, यानी कि जो नाक के द्वारा कोविड वैक्सीन दी जा सकती है, उसको मतलब बूस्टर के रूप में वो अवेलेबल हो गई है। तो भारत बायोटेक की इंट्रानेसल यानी कि जो नाक के द्वारा दी जा सकती है कोविड-19 वैक्सीन, जिसको इनकोवैक नाम दिया गया है, अब ये पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल है। ये दुनिया की पहली इंट्रानेसल वैक्सीन है जिसको यूज़ करने के लिए अप्रूव किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। नाक के द्वारा दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है, नाम क्या है? इनकोवैक है। नेसल वैक्सीन BBV154 had received approval in November for restricted use. It is a recombinant replication deficient adenovirus vectored vaccine जिसका pre-fusion stabilized spike protein है। This candidate was evaluated in phase 1, 2 and 3 यानी कई बार क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं सक्सेसफुली, इसको फिर लोगों के लिए रोल आउट कर दिया गया है। तो इनकोवैक को डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक और US बेस्ड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने। अप्रूव्ड इन नवंबर फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज फॉर दोज एज्ड 18 और ओल्डर। जो नेसल वैक्सीन है इज अप्रूव्ड बोथ एज अ प्राइमरी डोज एंड अ हेट्रोलोगस बूस्टर। इट वाज अप्रूव्ड एज अ प्राइमरी डोज के रूप में और बाद में इम्यूनोजेसिटी बूस्टर के रूप में, कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। अब आता है मोआ मेकर्स के बारे में, यानी कि एक GI टैग कोई चीज़ है जिसके बारे में न्यूज़ आ रही है, देखते हैं। ये दिस विंटर इज गोइंग टू बी स्पेशल फॉर द जॉयनगर मोआ, जो कि पॉपुलर बंगाल स्वीट मीट है, अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स ऑफ द ईयर। यानी कि एक मीठी चीज़ है जो इतनी गर्म होती है कि सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही अवेलेबल होती है। विद द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स विटनेसिंग अ मैसिव राइज। तो इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी पाई गई है। क्यों? क्योंकि इसको GI टैग भी मिल गया था और उसका GI टैग को अगले 10 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गया है। मोआ क्या है? अपना में पॉप्ड राइस बॉल है, चावल से बनती है। इसमें जो डेट पाम है यानी कि जो खजूर है, फिर गुड़ है, जो दिसंबर से मिलता है और दिसंबर से फरवरी तक ये मिलती है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं इससे लड्डू बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इट्स मैन्युफैक्चर इज सो सिनोनिमस विद जॉयनगर, अ सेटलमेंट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता, दैट इट अर्न द GI टैग ऑफ जॉयनगर मोआ इन 2015। तो ये इतना ज़्यादा फेमस है कि इसको जॉयनगर जो जगह हुआ करती थी कैलकाटा के आउटस्कर्ट्स में, तो जॉयनगर मोआ के नाम से ये फेमस हो गया था और इसको GI टैग मिला था 2015 में। एप्लीकेशन जो थी इसकी रिकॉग्निशन की 2012 में गई थी, तो 2012 से 2022 तक 10 साल हो गए और एक बार में GI टैग जो मिलता है किसी भी चीज़ को 10 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो 10 साल के लिए वैलिड रहा 2022 तक का, 2022 में वापस से इसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ऑल्सो दिस ईयर द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड विद द जॉयनगर मोआ निर्माणकारी सोसाइटी, जो रेगुलेट करती है मोआ बिजनेस को, और ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो पहले 46 हुआ करते थे, अब मैन्युफैक्चरर्स 292 हो गए हैं। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एस्टेरॉयड को स्पॉट किया है जो कि धरती के बहुत ज़्यादा पास है और सूरज की ग्लेयर में, सूरज की रोशनी में दिख नहीं रहा है। माना जा रहा है कि अगर ये टकराया धरती से तो धरती पे बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। तो एक टीम है एस्ट्रोनॉमर्स की, उन्होंने डिस्कवर किया है 3 मैसिव नियर अर्थ एस्टेरॉइड जो अर्थ के बहुत पास हैं, हाइडिंग इन द ग्लेयर ऑफ द सन। तो सन की जो ग्लेयर है उसमें छुपे हुए हैं, इतना ज़्यादा हमें दिख नहीं पा रहे हैं। ऑफ दीज उनमें से एक है 2022 AP7 इज बिलीव्ड टू बी द लार्जेस्ट प्लैनेट किलर साइज्ड एस्टेरॉइड। तो इतना बड़ा है ये कि प्लैनेट को ख़त्म कर सकता है, पूरे अर्थ को ख़त्म कर सकता है। टू बी स्पॉटेड इन नियरली अ डेकेड एंड इज पोटेंशियली हजार्डियस टू अर्थ।
The three asteroids are from a group that is found within the orbits of Earth and Venus. However, they are tough to spot as the brightness of the sun shields them from telescopic observations. तो सन की रोशनी, सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि टेलीस्कोप में ये दिखने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए दिख नहीं पा रहे थे बहुत लंबे समय से. Since they were concealed by the sun's glare, astronomers conducted their observation during twilight hours, जिस टाइम पे थोड़ा सा रोशनी कम दिखती है. अ ब्रीफ बट फेवरेबल 10 मिनट की विंडो होती है हर रात में. दे यूज अ डार्क एनर्जी कैमरा एट द सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी. ये कहाँ पे है? ये चिले में है. ज़्यादातर चीज़ें चिले में आटाकामा डिजर्ट के आसपास लगाई जाती हैं. विद द हाई टेक कैमरा, एक प्रोग्राम है यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन का, नॉयर लैब, वो एबल हुए हैं इसकी कैप्चर करने के लिए इस इमेज को. कैमरा वाज ओरिजिनली बिल्ट टू कैरी आउट अ डार्क एनर्जी सर्वे, जो कंडक्ट किया गया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच में 2013 से 2019 के बीच में. फिर आता है, अगर हम देखें तो बचपन में ये पढ़ाया जाता था कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया है. एक डॉग था लाइका के नाम से, फीमेल डॉग थी ये. तो वो गई थी किसी भी इंसान को भेजने से पहले. जो इंसानों ने भेजा था, एक वन वे जर्नी भेजी थी लाइका की, यानी कि वो गई तो थी लेकिन वापस नहीं आई थी. तो नवंबर 3, 1957 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया था और एक हिस्ट्री कैरी बनाई थी फॉर कैरिंग द फर्स्ट एवर लिविंग क्रिएचर टू ऑर्बिटिंग द अर्थ, अ डॉग नेम्ड लाइका. The flight, which was meant to test the safety of space travel for humans, ended up as a one-way trip for Laika. तो वन वे ट्रिप थी, यानी कि वापस नहीं आ पाई थी. तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंसान अपने काम के लिए किसी की भी जान ले सकता है. उसने क्या काम करा यहाँ पे, किसी इंसान को भेजते. लाइका वाज अ स्ट्रे डॉग पिक्ड अप फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ मॉस्को जस्ट अ वीक बिफोर द लॉन्च ऑफ स्पुतनिक 2. मेरा कहना यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि लाइका या कुछ डॉग ने तो नहीं चाहा था कि आप स्पेस पे जाएं, है ना. तो उसको क्यों भेजा? जब इंसानों ने चाहा था स्पेस पे जाना है तो इंसान को ही किसी को भेजते, उसके लिए वन वे ट्रिप करवाते, किसी जानवर के लिए क्यों करवाया. तो कहा जा रहा है कि लाइका अपने आप में एक स्ट्रे डॉग है. अकॉर्डिंग टू नासा, लाइका वाज अ फीमेल पार्ट सेमोइड टेरियर ओरिजिनली नेम्ड कुदरायाका, यानी कि लिटिल कर्ली, यानी कि उसको वो लोकल नाम वहाँ पे दिया गया. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि लाइका द डॉग था. तो ये वहाँ पे गया था, फीमेल डॉग थी और स्पुतनिक 2 से ये गए थे. इसका वजन 6 किलो था. डॉग वाज प्रमोटेड टू कॉस्मोनॉट. जो भी रशिया में जो भी एस्ट्रोनॉट होता है, जैसे हम लोग उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, वहाँ पे उसको कॉस्मोनॉट बोलते हैं. अब इंडिया वालों ने उसको वायुमनॉट कर दिया है कि इंडिया से जो जाएंगे उसको वायुमनॉट्स कर दिया गया है. जो रशिया वाले हैं वो कॉस्मोनॉट बोल रहे हैं, यूएस वाले उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. बात एक ही है. तो बेस्ड ऑन स्मॉल साइज एंड काम डेमेनर, मिशन वांटेड फीमेल डॉग्स. मिशन के लिए फीमेल डॉग की ज़रूरत थी. ये कहा जा रहा था क्योंकि एक क्लोज कन्फाइनमेंट में जो फीमेल डॉग होती है थोड़ी शांत रहती है, जबकि जो मेल डॉग्स होते हैं वो थोड़े मतलब वो इतना ज़्यादा छोटे एरिया में बैठ नहीं पाते हैं. यूरी गागरिन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने धरती को ऑर्बिट किया था. स्पुतनिक 1, जो कि 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया गया था, वाज अ बीच बॉल साइज स्फेयर दैट जस्ट एमिटेड बीप्स एज इट सर्कल्ड अर्थ. और उसके बाद फिर एक महीने बाद स्पुतनिक 2 भेजा गया था. द इंजीनियर्स हैड प्लान्ड इट आफ्टर सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुशेव रिक्वेस्टेड अ फ्लाइट टू कोइंसाइड विद द 40th एनिवर्सरी ऑफ रशियाज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. फरवरी में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था कहाँ पे? रशिया के अंदर, या उस टाइम पे यूएसएसआर में. फिर आता है 225 किलोमीटर की एक यात्रा है जिससे कि जो एंडेंजर्ड, यानी कि जो लुप्त प्राय होने जा रहे सेक्रेड ग्रूव्स हैं राजस्थान के, उनको सेव किया जा सके. तो एक यूनिक 225 किलोमीटर की यात्रा है, उसको रिमोट विलेजेस से लिया जा रहा है और हैमलेट्स से करवाया जा रहा है वेस्टर्न राजस्थान के जैसलमेर जिले में. हैज़ पुट फोर्थ द डिमांड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओरांस और सेक्रेड ग्रूव्स. वहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स को, यानी कि जो पवित्र उपवन है, यानी कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस और लोगों के लिए पूजनीय जो जगह होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? ओरांस या सेक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है. विच फेस द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन विद देयर लैंड बीइंग अलॉटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कहा जा रहा है कि वो जो सेक्रेड ग्रूव्स की जगह है उनको किसको भेज दिया जाएगा? उनको, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए, सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स लगाने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लोग हैं उनको दे दिया जाएगा. तो इससे जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. तो अब वहाँ के लोगों का कहना ये है कि ऐसा नहीं होगा, हम अपने सेक्रेड ग्रूव्स को खत्म होने नहीं देंगे. Orans also form the natural habitat for India's most critically endangered bird, the Great Indian Bustard. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी जो ओरांस हैं वो अपने आप में एक नेचुरल हैबिटेट है. नेक्स्ट आता है कोल माइन वाटर बेनिफिटिंग 18 लाख पीपल ऑफ 900 विलेजेस. तो 900 गाँव के 18 लाख लोगों को
कोल माइन वाटर जो है वो बेनिफिट दे रहा है। तो कोल मिनिस्ट्री ने इसमें कहा था कि कोल या लिग्नाइट के जो PSUs हैं आर टेकिंग सेवरल स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ माइन वाटर बाय सप्लाइंग द सेम इन द कमांड एरियाज। तो माइन वाटर जो डिस्चार्ज किया जाता है ऑपरेशनल माइन से और जो पानी अवेलेबल होता है एबेंडेंड माइन में, वो बेनिफिट कर रहे हैं 18 लाख लोगों को, जो कि 900 से ज़्यादा गाँव में रह रहे हैं। बेनिफिशरीज जो हैं माइन वाटर के आर मेनली ट्राइबल पीपल। सिंपल सी बात है, जो जनजातीय लोग हैं जो माइनिंग एरिया के आसपास रहते हैं उनको इससे बेनिफिट मिल रहा है, और ये जल शक्ति अभियान के तहत भी एफर्ट्स लाए जा रहे हैं। और लास्ट में देखते हैं, तालिबान ने जब से अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021 से जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में, वहाँ पे ओपीएम की जो खेती है वो बहुत बढ़ गई है। 32% इंक्रीज़ हुआ है ओपीएम में। 2,33,000 हेक्टेयर है 2022 में। थर्ड लार्जेस्ट एरिया है अंडर ओपीएम कल्टीवेशन सिंस 1994। $1360 मिलियन का फार्म गेट वैल्यू है, यानी कि फार्म के गेट पे जो उसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो थर्ड हाईएस्ट है सिंस 2008। और 1.4 बिलियन फार्मर इनकम है 2022 से। यानी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो अफगानिस्तान के अंदर जो ओपीएम की खेती कितनी ज़्यादा हो रही है। 80% ग्लोबल ओपिएट डिमांड सप्लाइड बाय अफगानिस्तान। तो पूरे दुनिया में जितना भी ओपीएम की रिक्वायरमेंट होती है उसका 80% कौन प्रोवाइड करता है? अफगानिस्तान अकेला प्रोवाइड करता है। तो इसकी ट्रेड साइकिल कैसे है कि अक्टूबर नवंबर में इसकी प्लांटिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अप्रैल जुलाई में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। अगस्त तक मोस्ट ज़्यादातर ओपीएम जो है बिक जाता है, और 1 से 1.5 साल में फ्रॉम हार्वेस्ट टू हेरोइन कंजम्पशन मार्केट, तो हेरोइन जो है इससे वो बनाई जाती है। 1 से 1.5 साल में वो चीज़ें आपके पास प्रोसेस होकर आती हैं, जो युवा पीढ़ी है जो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। तो इसमें आपको कोई भी डाउट है, फीडबैक, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जरूर से ज़रूर। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।